हाय दोस्तों, वेलकम टू स्टडी गेम। हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर और आज हम पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। ये बहुत आपको मदद करेगा प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करने में और इसका ज़रूरत आगे आगे बहुत होगा। तो चलिए पढ़ते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अभी हम पढ़ेंगे कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का स्टेटमेंट क्या है, उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है और उससे क्या क्या चीज़ निकल सकता है। देखिए, एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का जरूरत क्यों पड़ा। देखिए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का जरूरत इसलिए हमको पड़ा क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी था, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और आप पिछले क्लासेस में आपको मैं पढ़ाया हूँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये सारे चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ जो हमारा जो पुराना क्लासिकल थ्योरी था ना लाइट का, ये सफिशिएंट नहीं था। इसलिए हमको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का जरूरत पड़ा। देखिए, उसका स्टेटमेंट एक बार एक देखते हैं कि मार्क्स प्लैंक ने क्या बताया हमको। कि मार्क्स प्लैंक सजेस्टेड दैट atoms and molecules could emit or observe energy only in discrete quantities and not in a continuous manner। उसका मतलब क्या है कि मार्क्स प्लैंक ने ये बताया कि अगर कहीं पर एक एनर्जी सोर्स हो, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर ये एक एनर्जी सोर्स है, अगर ये यहाँ पर एक एनर्जी सोर्स है, चलिए आपका घर में जो बल्ब है वही मान लीजिए। यहाँ से अगर आपके पास ये यहाँ पर आप है और यहीं से अगर यहाँ पर आपको लाइट सोर्स आ रहा है, मतलब आपको क्या लग रहा है, वो कंटिन्यूस आ रहा है क्योंकि कहीं पर तो बल्ब बंद नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, ये एनर्जी सोर्स कंटिन्यूस आ रहा है। मगर ये वाला जो चीज है ना, ये गलत है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी आ रहा है ना, ये मार्क्स प्लैंक ने क्या बोला कि ये जो एनर्जी पूरा कंटिन्यूस नहीं आ रहा है, वो डिस्क्रीट मैनर पे आ रहा है। डिस्क्रीट का मैनर मतलब क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पे आ रहा है, ऐसे 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 छोटे छोटे पार्टिकल्स पे आ रहा है, यहाँ से ऐसे। तो आप अभी मुझे क्वेश्चन कर लेंगे कि सर, अगर ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में आ रहा है तो हमको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे हमारा बल्ब तो ऑफ एंड ऑन होना चाहिए, कि इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि आपका आँख का मतलब उस फ्रीक्वेंसी को कैचअप करने के लिए आपका आँख इतना पावरफुल नहीं है, इसलिए आपको वो एक कंटिन्यूस चीज की तरफ दिखाई देता है। आपको मेरा बात समझ में आ गया। तो ये क्या बोले कि एनर्जी जब ट्रांसमिट कहीं से कहीं पर ट्रांसमिट होगा ना, ऐसे ही डिस्क्रीट मैनर पे होगा, और ये छोटा जो पैकेट एनर्जी होता है ना, उसको एक क्वांटम बोलते हैं। उसका सेकंड स्टेटमेंट में वो बोल दिए, देखिए, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और ऑब्जर्व इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड एज क्वांटम। मतलब ये जो छोटा एनर्जी पार्टिकल होता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटम। मतलब एक एक छोटा यहाँ पर एक छोटा एनर्जी का पैकेट में ले लूँ, उसको मैं बोलूंगा क्वांटम। मेरे बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। उसका बाद में क्या बोला कि ये जो क्वांटम है उसका एनर्जी कितना है, हमको कैसे पता चलेगा। इसके लिए भी वो बताए कि ये जो एनर्जी क्वांटम का एनर्जी होता है, ये किसका साथ प्रोपोर्शनल होगा, जिस जिस लाइट का होगा, मगर जिस रेडिएशन का होगा उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये जो उसका क्वांटम का एनर्जी है ना, ये एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसका फ्रीक्वेंसी से। तो एनर्जी अगर फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू है, आपको पता है, तो ये है फ्रीक्वेंसी। तो इसका अगर एक इक्वल रिलेशनशिप, क्योंकि ऐसे प्रोपोर्शनलिटी से हम कुछ कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, तो इसको एक फार्मूला बना दिए, वो बना दिए E इक्वल टू एच न्यू, और H एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसका वैल्यू है इतना, कितना 6.626 इंटू 10 टू पावर -34, ये -34, ये ऊपर है -34 जूल सेकेंड। मतलब आपको पूरा बात समझ में आ रही। और उसके साथ मैं थोड़ा इसको आगे ले जाता हूँ, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, ये न्यू से हम कुछ निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, अगर E इक्वल टू एच न्यू मैं आपको बताया, तो यहीं से आप लिख सकते हैं, न्यू का वैल्यू आपको पता है H इक्वल टू सी बाई लैम्बडा होगा, क्योंकि आपको मैं बताया था पहले
वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, मतलब वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब मैं लैम्बडा लिखता हूँ, इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ये न्यू है। और यहाँ पर वेलोसिटी के बदले हम सी लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि सारे जो रेडिएशन हम कंसिडर अभी कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और इस भी को मैं सी के बदले कर सकता हूँ। ये सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। मेरे बात पूरा समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अभी देखेंगे उसका बेसिस पे एक प्रॉब्लम देखेंगे। देखिए, आपको ये पूछा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन रेडिएशन कुछ फ्रीक्वेंसी इज 5 इंटू 10⁻40 हर्ट्ज। मतलब आपको एक एनर्जी सोर्स का आपको क्या दिया गया है? फ्रीक्वेंसी गिवन है, मतलब न्यू का वैल्यू गिवन है 5 इंटू 10⁻40, और आपको क्या पूछा है कि उसका 1 मोल ऑफ फोटॉन्स का एनर्जी कितना होगा। देखिए, आपको एक फोटोन का एनर्जी पहले पता होना चाहिए, उसके बाद आप 1 मोल का कैलकुलेशन करेंगे। अगर पहले एक फोटोन का अगर एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे कि आपको पहले मैं बताया हूँ E इक्वल टू क्या होगा? एच न्यू होगा, मैं पिछले वाले स्लाइड पे बताया अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो इस एच का वैल्यू पुटअप कर दीजिए 6.626 इंटू 10⁻34, और इंटू ये 5 इंटू 10⁻14। इसको कैलकुलेशन करने पे आपको एक एनर्जी का फोटोन एक फोटोन का एनर्जी मिल जाएगा। और 1 मोल ऑफ फोटोन दिया गया है। 1 मोल का मतलब आप समझ रहे हैं, मेरा मोल का वीडियो आप देखेंगे, जरूर देखेंगे, क्योंकि मोल हर जगह पे केमिस्ट्री में जहां पर भी जाएंगे आपको वही तंग करेगा। तो मोल का जो वीडियो है वो अच्छी तरह से जाकर देख लीजिए। 6.023 इंटू 10⁻23, ये वाला भी, ये वाला मोल का, एक मोल का क्वांटिटी इतना ही होता है। तो एक मोल फोटोन का कितना होगा एनर्जी? इससे 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मेरे बात पूरा समझ गए? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डाउट नहीं है? अगर डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब ये बहुत, इसमें बहुत सारे एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छी तरह से पढ़िए। जो भी डाउट हो देखिए, मैं पढ़ आपको पूरे सिंपलेस्ट वे में अभी समझा रहा हूँ वो क्या हो सकता है, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो सकता है। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि पहले इस नाम का, इस जो इफेक्ट का नामकरण हुआ है ना, उसी से देखिए क्या है। देखिए, फोटो मीन्स होता है लाइट, और इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है, एक फोटॉन्स इन्वॉल्व है और एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इन्वॉल्व है। देखिए ये क्या है, एक सेटअप से समझ लेते हैं कि ये एक मेटल सरफेस है, और ये एक डिटेक्टर है, और ये एक वैक्यूम चेम्बर है, और इसको हम कनेक्ट कर दिए एमीटर से। क्यों ये कनेक्ट किए, ये सब मैं अभी बताता हूँ। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसका डेफिनेशन देखते हैं पहले। द phenomenon of ejection of electrons from certain metal surfaces, मतलब सब मेटल पे नहीं होगा, कुछ सर्टन मेटल पे होगा, और ये मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं यहाँ पर लिखा हूँ मेटल ऑफ लो आयनेशन एनर्जी, मतलब मेटल का आयनेशन एनर्जी लो होना चाहिए। आप अभी पूछेंगे कि सर आयनेशन एनर्जी क्या है, आगे मैं बताऊंगा आयनेशन एनर्जी क्या है, जब केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ाऊंगा। फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आयनेशन एनर्जी ये है, अगर आप एक मेटल है, यहाँ मतलब यहाँ पर एक एटम है, और ये एटम का न्यूक्लियस है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको जितना एनर्जी का जरूरत पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं? आयनेशन एनर्जी। आप उसको क्या बोलेंगे कि आयनेशन एनर्जी। मेरे बात समझ में आ गया कि आयनेशन एनर्जी क्या है। और
फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वही दे सकता है, वही मेटल्स दे सकते हैं जिनका आयोनेशन एनर्जी लो है। और आपको एक क्वेश्चन में पूछता हूँ, पीरियोडिक टेबल में आयोनेशन एनर्जी किसका लो है? अब उसका आंसर है कि अल्काली एंड अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। मतलब ग्रुप 1 में आपको जो दिख रहा है और ग्रुप 2 में आपको जो दिख रहा है, ग्रुप 1 में एंड ग्रुप 1 में कौन कौन है कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। और ग्रुप 2 में क्या क्या है? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है और ये सारे स्ट्रोंटियम है। ये सारे चीजें आप याद रख सकते हैं। देखिए अभी क्या फेनोमेनन में बताता हूँ कि अगर एक लाइट सोर्स एक किसी मेटल पे ऊपर गिरता है, मतलब सर्टेन मेटल के ऊपर गिरता है, उससे क्या जनरेट होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होता है। और ये भी हर लाइट पे पड़ने पे नहीं होगा, ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे लाइट पड़ना चाहिए। मतलब इस मेटल को उसका इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जितना फ्रीक्वेंसी चाहिए, इसी फ्रीक्वेंसी पे लाइट आपको मतलब पड़ना चाहिए। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेगा, हम कैसे देखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स तो हम दिख नहीं सकते, इसके लिए हम यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा लिए। और ये डिटेक्टर क्या डिटेक्ट किया कि ये डिटेक्टर से आएगा अगर करंट आएगा, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही करंट होता है, तो ये करंटर या उसको हम आमीटर में डिटेक्ट कर पाएंगे। इसी से हमको पता चल जाएगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। मेरे बात समझ में आ गए? और इस एक्सपेरिमेंट कौन ने किया था? इसको आइंस्टाइन ने परफॉर्म किया था। उसको भी कोई बोलते हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और अभी देखेंगे उसका क्या क्या ऑब्जर्वेशन था। देखिए पहला ऑब्जर्वेशन जो था ना, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ बीम एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जैसे ही यहाँ पर लाइट पड़ा, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया। मतलब देयर इज नो टाइम लैग, वहां पर कोई टाइम का लैग नहीं था। मेरे बात समझ में आ गया? उसके बाद सेकेंड है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। मतलब अब जितना ब्राइटनेस और जितना इंटेंसिटी का लाइट लगाएंगे, जितना पावरफुल लाइट लगाएंगे, उतना इलेक्ट्रॉन्स उससे इजेक्टेड होगा। मतलब वहां से अगर मैं यहाँ पर एक डीम लाइट दे दूं, मतलब लो इंटेंसिटी का लाइट दे दूं, यहाँ पर एक हाई इंटेंसिटी का लाइट दे दूं, तो हाई इंटेंसिटी का लाइट में ज़्यादा निकलेगा और यहाँ पर कम निकलेगा। यहाँ पर अगर 3 निकल रहा है लो पे अगर 3 निकल रहा है, हाई पे 5 निकलेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। मेरे बात समझ में आ गया ये वाला चीज़? और उसके बाद देयर इज मिनिमम सर्टेन फ्रीक्वेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर इज a minimum certain frequency for each metal below which ejection of electrons cannot be take place, called threshold frequency। मतलब सब मेटल के लिए एक एक फ्रीक्वेंसी फिक्स है। उस फ्रीक्वेंसी का नीचे अगर आप उसको भी लाइट देंगे, उस फ्रीक्वेंसी का नीचे वाला लाइट देंगे, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं हो सकता। मतलब आप जितना भी हाई इंटेंसिटी का लाइट लगा ले, अगर फ्रीक्वेंसी उसमें इतना नहीं है ना, मतलब वो वाला फ्रीक्वेंसी नहीं है, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो आपसे इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन नहीं होगा। और उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको भी आगे जाकर वर्क फंक्शन ही बोलेंगे और पूरा डिटेल में उसको पढ़ेंगे और उसके साथ सारे प्रॉब्लम भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए, और एक पॉइंट बच गया था उसका, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एंड इंक्रीज विथ फ्रीक्वेंसी। मैं पिछले पॉइंट में ये बारे में आपको बता चुका हूँ। ये सिर्फ जो काइनेटिक एनर्जी जितना इलेक्ट्रॉन्स का होगा ना, वो फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करेगा। मतलब कितना स्पीड पे इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा, ये किसका ऊपर डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। और अगर आप उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी वो इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ता जाएगा। मेरे बात समझ में आ गया? और इसको अगर एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो ये ऐसा वाला दिखेगा। ये डरिए मत, ये मैं पूरा अच्छी तरह से समझा देता हूँ, इसको याद रखने का भी जरूरत नहीं है। देखिए ये जो एच न्यू पार्ट है ना, यहाँ पर एक मेटल सरफेस में ले लेता है, यहाँ पर एक मेटल सरफेस है, आप यहाँ पर डाले, मतलब यहाँ से लाइट सोर्स दिए
तो यहाँ पर भी कुछ एनर्जी होगा, इस लाइट का कुछ एनर्जी होगा, उस एनर्जी को हम क्या ले लेते हैं, एच न्यू, क्योंकि हम बताया E इक्वल टू एच न्यू अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और इसका इसका भी मतलब ये जो मेटल का कुछ तो एनर्जी होगा ना, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए, और इसका जो आयनेशन एनर्जी जितना होगा उसी को बोलते हैं एच न्यू, एच न्यू जीरो इसको बोलते हैं, और इसको वार्क फंक्शन भी बोलते हैं, मतलब न्यू जीरो को वार्क फंक्शन भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ये जितना आया ये दो भागों में बट जाएगा, मतलब ये जो एच न्यू आया दो भागों में बटेगा। कैसे दो भागों में बटेगा, पहले ये जो मेटल का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको यहाँ से तोड़ेगा, और उसके बाद उसको वेलोसिटी देगा। तो इसका वेलोसिटी जितना होगा इसको उसका काइनेटिक एनर्जी होगा, इस काइनेटिक एनर्जी को हम लिख दिए हाफ एम एम ई वी स्क्वायर। मतलब एम ई मतलब है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहा है, और वी है वो जितना स्पीड में ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पर जितना एनर्जी आएगा ये दो भागों में बटेगा, इसलिए यहाँ पर इसको समेशन देके ये यहाँ पर इक्वल साइन लगाया गया है। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा उसको याद रखने में। मेरे बात पूरा समझ में आ रहा है? अगर कोई डाउट हो मैं बार बार बता रहा हूँ, कमेंट्स पे लिखिए, मैं समझा दूंगा आपको, और ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए इसका बाद में लिखा हूँ कि इसमें जो जो पैरामीटर्स है, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पहले से पता है, न्यू जीरो ये है वर्क फंक्शन मैं बता चुका हूँ, और एम ई है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और वी है वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर कुछ चीज मतलब कुछ मेटल का मैं वर्क फंक्शन आपको दिया गया है। देखिए वर्क फंक्शन मतलब एच न्यू जीरो सबका दिया गया है। लिथियम का 2.42 है, सोडियम का 2.3 है, पोटेशियम का 2.25 है, मैग्नीशियम का 3.7 है, कॉपर का 4.8 है, एंड सिल्वर का है 4.3। मतलब ये एक आपको कंपैरिजन करने के लिए मैं दिया हूँ कि आपको एक आइडिया लग जाए कि वर्क फंक्शन कैसे कैसे वेरी होता है। मेरी बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। इस बेसिस पे अभी हम एक प्रॉब्लम करेंगे। क्या प्रॉब्लम है कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये न्यू जीरो है और ये एन जीरो हो गया, फॉर ए मेटल इज 7.0 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट kinetic energy of an electron emitted when radiation of frequency न्यू, ये भी न्यू है, ये भी न्यू है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये भी न्यू है, और यहाँ पर भी न्यू जीरो है, मतलब इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स हिट्स द मेटल। मतलब आपको क्या चाह रहा है? देखिए आपको यहाँ पर एक मेटल सरफेस है, एक एज्यूम कर लीजिए ये एक मेटल सरफेस है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पर जितना लाइट जो पड़ रहा है ना उसका फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। मतलब नहीं, ये मैं थोड़ा गलत बोल दिया कि ये जो मेटल है ना, इस मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, इस मेटल से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, मतलब उसको तोड़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है, न्यू जीरो इक्वल टू कितना दिया गया है, 7.0 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। और इसी से आपको पता चल जाएगा कि इस मेटल का थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना है। देखिए E इक्वल टू एच न्यू जीरो का फॉर्मूला आप डालेंगे, एच न्यू जीरो का फॉर्मूला डालेंगे तो एच का वैल्यू तो आप याद रख चुके होंगे, 6.626 इंटू 10⁻34 27 इंटू 7.0 इंटू 10⁻, ये है आपका 40। तो इससे कैलकुलेशन हो जाएगा आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना है। और ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना आपको मिल गया, ये मेटल का है, और यहाँ पर आपको ये इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आपको अभी निकालना है। व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू
ये है वैल्यू है, यहाँ पर जो रे पड़ेगा ना इसका न्यू वैल्यू आपको गिवन है। इसका न्यू वैल्यू कितना है 1.0 इंटू 10⁻50 ये। तो इसी से भी आपको एक एनर्जी मिल जाएगा इक्वल टू एच न्यू फॉर्मूला डालकर। और आपको पहले एक चीज पता है, मैं पहले इसका फॉर्मूला अगर मैं बना देता हूं, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू जीरो प्लस हाफ एम ई वी स्क्वायर। ये है, आपको ये चीज मिल गया, ये चीज मिल गया। और ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आपको तो पता है। और यहाँ से वी स्क्वायर निकलना है, क्योंकि वी स्क्वायर भी नहीं वो मांग रहा है, वो सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर मांग रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी मांग रहा है। तो यहाँ ये जितना हुआ यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान है और ये सब चीज आपको जानना है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टू मी। Please like, share and subscribe my channel and joining to us for more updates. चलिए बाय बाय।